सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया में आज सुर्खियां बटोर रही है। दो मुल्क के प्रतिनिधि जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो अपने आप उम्मीद करते हैं कि बहुत राजशाही सी बात होती दिखाई देगी, लेकिन भूटान के राजा जिमे खेर वांगचुक जब भारत की यात्रा पर पहुंचे और अपने छोटे से बेटे राजकुमार जिमे नामग्याल वांगचुक के साथ आए तो ऐसा लगा जैसे कि पूरे हिंदुस्तान का मन मोह लिया इस छोटे से राजकुमार ने। सबसे पहले उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई, जो उन्हें एयरपोर्ट से लेकर आई शाही मेहमान को, और फिर छोटे से प्रिंस चार्मिंग ने सुषमा स्वराज को तो बस ऐसे मोहित कर दिया कि आप क्या कहें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जब भूटान की इस रॉयल फैमिली से मुलाकात की तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए, और सबसे कमाल तो तब हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात छोटे से राजकुमार से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे से राजकुमार को एक फुटबॉल तोहफे में दी, जो कि फीफा जो अभी आयोजित किया गया था अंडर 17 उसका था, और फिर राजकुमार ने फुटबॉल पकड़ी, फुटबॉल लेकर चल निकले खेलने के लिए। ये बात अलग है कि मोदी जी फुटबॉल मांगते रहे और उन्हें राजकुमार ने फुटबॉल दिया नहीं खेलने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं जो कि बहुत वायरल भी हो रही हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ प्रदर्शित भी कर रही हैं भूटान की अहमियत को लेकर। और आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जब सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कम से कम हम जब इतना सारा पैसा टैक्स के तौर पर दे रहे हैं करदाता के आधार पर, तो सरकार कम से कम हमारे देशवासियों को सुरक्षा और उसके साथ साथ स्वास्थ्य बेहतर मुहैया करा रही है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, कहती है कि आज प्रगति हो चुकी है चिकित्सा में इतना कि बस लोगों के उपचार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए जरा आपको व्यवस्था क्या है ये दिखाते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर राज्य में सरकार ने बच्चों के टीका का कार्यक्रम चलाया, और उसके बाद दवा जो दी गई छात्रों को, उससे बच्चे न सिर्फ बीमार हुए बल्कि उनकी जान पर बनाई। क्या इसी को हम बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा कहेंगे? क्या यही है जिसके लिए हर करदाता अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार को देता है? हॉस्पिटल में अफरा तफरी, स्कूल ड्रेस में भर्ती हुई छात्राओं का चेकअप। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 31 अक्टूबर को अचानक 12 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल इन सभी छात्राओं को हेल्थ कैंप में सरकारी दवाई दी गई, जिसके बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। फौरन उन्हें जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला बढ़ता देख खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी पड़ताल के लिए पहुंचे। एक साथ इतनी तादाद में बेटियों की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पहुंची सीएमओ शैलजा भट्ट का दावा था कि बेटियों की तबीयत खाली पेट दवाई खाने से बिगड़ी। जब शरीर में खाना ही नहीं होगा फिर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को सबको देख लिया गया है। यहाँ पर बच्चों को खाना मतलब खिलाया गया, बच्चे अच्छा महसूस कर। ये तो रही सीएमओ की दलील, लेकिन एक सवाल ये भी कि आखिर दवा देने से पहले ये क्यों नहीं चेक किया गया कि बच्चियों ने कुछ खाया है या नहीं। इसके लिए हमने स्वास्थ्य महकमे के कुछ और अधिकारियों से संपर्क किया। सीएमओ के बाद अब सुनिए डिप्टी सीएमओ की दलील। कुछ वहाँ पे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो गया था बच्चों को, तो कवर हो गया था। उसके बाद रात को हम वहाँ छोड़ने भी गए, छोड़ के आ गए थे। सीएमओ खाली पेट दवा खाने को बीमारी की वजह बता रही हैं, तो डिप्टी सीएमओ के मुताबिक छात्राओं को मानसिक परेशानी हो गई थी। सच क्या है ये सरकारी अधिकारी ही नहीं बता पा रहे हैं। अब जरा जिला अधिकारी की भी सुन लीजिए। बीमार बच्चियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं और वो इसे महज अफवाह से जोड़ रही हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि कुछ बच्चों को मिचली या कमजोरी की शिकायत आ रही थी, तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ अफवाहें भी फैल गई थी, जिसको हमने फिर एक अपील के माध्यम से उसका खंडन भी किया गया है। टीकाकरण योजना पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ये सीधे बच्चों की सेहत से जुड़ा है, लेकिन साथ ही सावधानी बरतनी भी जरूरी है। बागेश्वर से हिमांशु के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हमारी चिकित्सा व्यवस्था किस तरह की है, किस तरह चरमरा रही है, ये इसकी बानगी है। ये बात अलग है कि अधिकारी कुछ न कुछ दलील देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी ग्वालियर के मामले में क्या कहेंगे, जहां 50 महिलाओं को गलत इंजेक्शन दे दिया गया, जिसकी वजह से अब वहां पर जांच बिठाई गई है। और ये वो महिला है जो गर्भवती महिलाएं थीं, इन्हें इंजेक्शन दिया गया था, जिसका रिएक्शन होने की वजह से ये महिलाएं बीमार पड़ गई थीं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कहीं कोई गलती नहीं हुई, न ही यहाँ कहीं कोई चूक की बात है, लेकिन कोई इस बात पर खुलासा करने को तैयार नहीं कि आखिरकार ये महिलाएं क्यों बीमार पड़ीं।
मेडिकल कॉलेज के डीन ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। गायनिक डिपार्टमेंट की हेड, नर्सिंग हेड और दवा के सैंपल सप्लाई करने वाले सेंट्रल ड्रग स्टोर के इंचार्ज को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं पूरे दवा के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में न्यूज़ नेशन की खबर के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने भी इंक्वायरी ऑर्डर की है और सीएमएचओ को पूरे मामले की जाँच करने को कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। कहने को तो शिवसेना एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है और सबसे विश्वस्त सहयोगी है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना के नेता कभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ कर बैठते हैं, ऐसे तो लगता है जैसे कि शिवसेना वाकई में भारतीय जनता पार्टी की दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे दो दोस्त अब धीरे धीरे दुश्मन तो बन रहे हैं, लेकिन वार सीधे तौर पर नहीं कर रहे। मुंबई में जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिली तो सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या ये पूरब और पश्चिम को मिलाकर दिल्ली पर कूच करने की तैयारी तो नहीं। करीब 20 मिनट तक दोनों दिग्गजों में बात हुई। इसके बाद ममता बनर्जी का काफिला आगे बढ़ा। इस मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने महज इतनी बातें कही। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मिलने की इच्छा थी हमारी, से मिले, ऐसी बातचीत हुई। सियासत में मेल मुलाकातों के मायने अहम होते हैं, खासकर टाइमिंग को लेकर, क्योंकि इन दिनों बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती में खाई और चौड़ी होती जा रही है। पहले बीजेपी की नीतियों और फैसलों पर सवाल, फिर राहुल गांधी की तारीफ। जाहिर है इन तीर पर बीजेपी पलटवार करती। इसी बीच शिवसेना ने ममता का दांव खेल दिया। Self-made woman and a very successful chief minister, and it's a courtesy call. हालांकि बीजेपी कह रही है कि उसे यकीन है कि शिवसेना मझधार में छोड़कर नहीं जाएगी। वहीं कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की रणनीति पर है। दूसरा किसी जगह में लेंगे, वो जगह ढूंढ रहा है। इसीलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ शिवसेना है, पहले से रहा, भविष्य में रहेंगे। इसीलिए हम कभी दोस्त को मझधार में नहीं छोड़ते हैं और दोस्त भी मेरे को मझधार में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए चिंता मत करिए। देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे के खिलाफ आवाज उठ रही है और भाषण ही मेरी शासन है जो मोदी जी की सरकार का एक पहचान है, उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। यूं तो मिशन मुंबई के जरिए ममता बनर्जी कारोबार जगत को न्योता देने आई थी। टॉप बिजनेस ग्रुप से वो मुलाकात भी कर चुकी हैं। इस कदम से बंगाल के उद्योग जगत में तेजी आएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन दीदी के इस दांव से सियासत जरूर तेज हो गई है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बीच हुई इस मीटिंग को भले ही शिवसेना एक औपचारिक मीटिंग बता रही हो, लेकिन जिस तरह से ये दोनों ही पार्टी नेता केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधते आ रहे हैं, ऐसे में इस मीटिंग का राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। ये बात जरा आपको अटपटी सी लगेगी, लेकिन क्या हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 8 ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्हें वही सुविधाएं दी जानी चाहिए जो अल्पसंख्यक को दी जाती हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल जरूर रही है, लेकिन फैसला क्या आएगा और उसका राजनीतिक फायदा क्या उठाया जाएगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। देश में बहुसंख्यक, लेकिन कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक। कुछ ऐसी ही तासीर उस जनहित याचिका की जिसे वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में अपील की गई है कि देश के जिन राज्यों में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है, उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाएं मिले। हिंदुओं को कोई माइनॉरिटी की ड्यू नहीं मिल रहा है। लक्षद्वीप में 96% मुसलमान है, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। कश्मीर में 68% है, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। आसाम में 34% हो गए हैं, उनको भी माइनॉरिटी कहा जाता है। ऐसे ही आपके मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, अरुणाचल में, गोवा में क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, 30% से ज़्यादा है, उनको भी कहा जाता है माइनॉरिटी। तो मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल अवैध है। सबसे पहले नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करे, इसके अलावा एक नई डिफिनीशन बनाए
और जहाँ जहाँ हिंदू है माइनॉरिटी वहाँ हिंदुओं को दे, जहाँ सिख ईसाई और मुस्लिम है वहाँ उनको दे। याचिका में जिन 8 राज्यों का जिक्र किया गया है वो हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब। याचिका एक बीजेपी नेता ने डाली थी तो सियासत होना भी लाजमी था। बीजेपी ने कानून का हवाला दिया तो विपक्षी दल इसे समाज बांटने वाली राजनीति करार देने लगे। सुप्रीम कोर्ट में ये है, हमारी मिनिस्ट्री इसको देख रही है और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से को जवाब देंगे। किसी एक पर्टिकुलर राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में है ये कहना सही नहीं होगा। वैसे पूरे देश के पॉपुलेशन के हिसाब से ये बात तय हुई कि माइनॉरिटी का स्टेटस किसे दिया जाए। अभी तक ताजमहल और तेजो महालय जैसे विवाद जारी थे कि इस बीच धर्म से जुड़ा एक और मुद्दा उठा और देश की सियासत में गूंजने लगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका में मंगलवार को जो खूनी आतंकी हमला हुआ था उसमें किस तरह से अब बातें और तथ्य सामने निकल कर आ रही हैं। सनकी कट्टरपंथी ने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद से ट्रंप सरकार ने अब आईएसआईएस या इन तमाम देशों से जहां आईएसआईएस के संबंध रहे हैं उन देशों के नागरिकों को वीज़ा देने या फिर उन देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने की पुरजोर वकालत की है। क्या अमेरिका अब इस तरह से नए रिस्ट्रिक्शंस लगाता हुआ दिखाई देगा? न्यूयॉर्क में हुए इस आतंकी हमले ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। कुछ ही घंटों के अंदर एक कट्टरपंथी ने 8 बेगुनाहों को काल के गाल में धकेल दिया। हमलावर सैफुल्ला साइपो पुलिस की गिरफ्त में है और खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की है। ट्रंप ने ट्वीट किया, न्यूयॉर्क पर हमला करने वाला आतंकी खुश है, वो अपने कमरे में इस्लामिक स्टेट का झंडा लगाना चाहता है। उसने 8 लोगों को मारा, 12 को घायल किया, उसे सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। आतंक की तरफ अमेरिका का रवैया हमेशा सख्त रहा है, लेकिन खुद राष्ट्रपति जब ऐसा ट्वीट करें तो समझ जाना चाहिए कि आतंक किसी हाल में बर्दाश्त नहीं। इस ट्वीट से पहले ट्रंप सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि संदिग्धों पर पूरी नजर रखी जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के अंदर संदिग्धों की छानबीन बढ़ाने और वीजा नियमों को भी सख्त करने का ऐलान किया है। ट्रंप सरकार विवादों में रही है और उसके तकरीबन हर फैसले पर उंगली उठी है, लेकिन न्यूयॉर्क पर टेरर अटैक को लेकर जो ऐलान ट्रंप सरकार कर रही है उस पर मानो पूरा अमेरिका सहमत नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।